नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी दिल को छूने वाली कविता पर बात करेंगे। कमला दास की माय मदर एट 66। हाँ बिल्कुल, बहुत ही संवेदनशील कविता है ये। और हमारे पास ज़ाहिर है इस चर्चा के लिए कविता का टेक्स्ट तो है ही, साथ में लेखिका कमला दास, उनके बारे में भी कुछ जानकारी है। कमला दास जिनका जन्म 1934 में मालाबार केरल में हुआ और निधन 2009 में। उन्हें भारत की अग्रणी कवयित्रियों में गिना जाता है। हाँ बिल्कुल, उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी कविताओं में एक खासियत है। हाँ, अंग्रेजी और मलयालम दोनों में। उपन्यास, कहानियां और कविता की 5 किताबें भी। वो इंसानी रिश्तों की जो उलझनें हैं, जो बारीकियां हैं, उन्हें बड़ी कमाल की संवेदनशीलता से लिखती हैं। और माय मदर एट 66 तो इसका बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। ये कविता एक बड़ा बुनियादी सा सवाल उठाती है। देखिए, उम्र बढ़ना तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये हम सब जानते हैं। हाँ वो तो है। पर जब हम अपने माता पिता को, अपने बड़ों को बूढ़ा होते देखते हैं तो मन में कई तरह के भाव आते हैं। ये कविता जैसे पूछती है, हम इस सच्चाई का सामना कैसे करते हैं और शायद हमारे बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। तो चलिए इस कविता की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो कविता शुरू होती है एक सफर से। कवयित्री पिछले शुक्रवार सुबह अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जानी है। गाड़ी चला रही हैं और उनकी माँ साथ वाली सीट पर बैठी हैं। वो अपनी माँ को देखती हैं, वो ऊँग रही हैं, मुंह थोड़ा खुला है और चेहरा एकदम बेजान, राख जैसा, एशन, जैसे किसी लाश का होता है। उफ, ये पढ़ते हुए ही एक सिहरन सी होती है। हाँ, और शायद कवयित्री को भी वही महसूस हुआ होगा, एक दर्द के साथ ये एहसास कि माँ सचमुच उतनी बूढ़ी हो गई हैं जितनी वो दिख रही हैं। वो एक पल होता है ना जब अचानक आपको अपने किसी प्रिय की उम्र का एहसास झटके से होता है। ये उस गहरे डर को सामने लाती है जो कवित्री के मन में है, अपनी माँ को खो देने का डर शायद। बिल्कुल। ये डर इतना गहरा है कि माँ का जीवितावस्था में चेहरा भी उन्हें वैसा दिख रहा है। कविता में जो दर्द का जिक्र है वो यही है। ये भावनात्मक पीड़ा है, कोई शारीरिक चोट नहीं, अंदर की तकलीफ। हाँ, अपनी माँ की नश्वरता का अचानक से बोध होना, बहुत तीव्र। और अक्सर होता है ना, जब कोई ऐसा मुश्किल ख्याल, कोई दर्दनाक एहसास घेर लेता है तो हम क्या करते हैं, हम ध्यान बटाने की कोशिश करते। कवयित्री भी वही करती हैं। वो खिड़की से बाहर देखने लगती हैं और बाहर क्या है, बाहर दुनिया अपनी रफ्तार में है। उन्हें दिखते हैं तेजी से दौड़ते हुए युवा पेड़, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और घरों से खुशी से बाहर निकलते बच्चे, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और ये दृश्य कार के अंदर के माहौल से कितना अलग है। एकदम विपरीत। हाँ, एक तरफ कार के अंदर का वो ठहराव है, माँ की बढ़ती उम्र है, एक खामोशी है, और दूसरी तरफ बाहर वो भागते पेड़, वो खेलते चिल्लाते बच्चे। ये सीधा सीधा एक विरोधाभास है। कंट्रास्ट। हाँ, कंट्रास्ट। बाहर जीवन है, ऊर्जा है, गति है, यौवन है, और ये पेड़ों का स्प्रिंटिंग मतलब भागना, ये भी दिलचस्प है। असल में तो गाड़ी चल रही है, पेड़ स्थिर है। हाँ, वो तो ऑप्टिकल इल्यूजन है। बिल्कुल। लेकिन ये शायद समय के तेजी से भागने का प्रतीक भी है, जीवन की रफ्तार का, जैसे शायद माँ अब पीछे छोड़ आई हैं। और बच्चों का स्पिलिंग आउट, जैसे वो उमड़ रहे हैं घरों से। ये उनकी असीम ऊर्जा, उनकी ताजगी को दिखाता है। तो क्या लगता है आपको, ये बाहर का नज़ारा देखकर कवयित्री को थोड़ी राहत मिली होगी, या फिर ये कॉन्ट्रास्ट ने उनके अंदर के दर्द को और तीखा कर दिया होगा कि देखो बाहर जीवन कैसे दौड़ रहा है और अंदर सब कुछ कितना धीमा और स्थिर है। फिर यात्रा आगे बढ़ती है, एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, सिक्योरिटी चेक हो जाता है। कवयित्री कुछ गज की दूरी पर खड़ी हैं और अपनी माँ को फिर से देखती हैं। इस बार माँ का चेहरा कैसा दिखता है? फीका, पीला, जैसे देर सर्दियों का चांद, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। एक और तस्वीर, एक और तुलना। और ये तुलना भी कमाल की है, बहुत सोच समझ कर चुनी हुई लगती है। देर सर्दियों का चांद। हाँ, उसमें वो चमक, वो गर्मी नहीं होती जो गर्मियों के चांद में होती है। सही। वो अक्सर धुंधला सा, हल्का, पीला सा, ठंडा सा लगता है। सही। ये माँ की कमजोर होती सेहत, उनकी ढलती उम्र, उनकी आभा के फीके पड़ने का बहुत सटीक प्रतीक है। इसमें एक उदासी है, एक दूरी का एहसास भी है। ये दिखाता है कि माँ अब उतनी जीवंत, उतनी ऊर्जावान नहीं रहीं। और इसी पल माँ के इस फीके चांद जैसे चेहरे को देखकर कवयित्री को फिर वही दर्द महसूस होता है, लेकिन इस बार वो इसे पहचान लेती हैं। ये कोई नया दर्द नहीं है, यह है पुराना जाना पहचाना दर्द, मेरे बचपन का डर, ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर। वाह, ये पंक्ति ये बहुत कुछ कह जाती है। बिल्कुल।
ये बताती है कि माँ को खोने का ये डर उनके मन में आज पैदा नहीं हुआ है, ये बचपन से उनके साथ है। शायद बचपन में कभी माँ बीमार हुई होंगी या उनसे थोड़ी देर को दूर भी गई होंगी, तो वो जो एक बच्चे को डर लगता है ना, वही डर अब माँ को इस उम्र में इस हालत में देखकर एक गहरी आशंका बनकर लौट आया है। बचपन का डर अक्सर असहायता से जुड़ा होता है। बच्चा माँ पर निर्भर होता है, माँ की जरा सी कमजोरी उसे असुरक्षित महसूस कराती है। अब बड़े होकर भी माँ की इस नाजुक अवस्था को देखकर वही पुरानी बेबसी, वही डर वो लौट आया है। ये दिखाता है कि माँ बच्चे का रिश्ता कितना गहरा होता है, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। बिल्कुल, ये एहसास कि हमारे माता पिता हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे, ये शायद हम सबके बचपन के किसी कोने में रहता है और बड़े होने पर ज्यादा साफ तौर पर उभर आता है। हाँ, ये एक सार्वभौमिक अनुभव है। हम जानते हैं कि जीवन नश्वर है, पर जब ये सच्चाई अपने प्रियजनों के साथ जुड़ती है, खासकर माँ बाप के साथ, तो उसे मानना, उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, शायद ये जाना पहचाना दर्द इसी मुश्किल स्वीकृति का ही दूसरा नाम है। और इस गहरे दर्द और बचपन के डर के एहसास के बीच विदाई का पल आता है। अंदर इतनी भावनाएं चल रही हैं, लेकिन कवित्री माँ से क्या कहती हैं? बस कुछ शब्द, जल्द मिलेंगे अम्मा, सी यू सून अम्मा। और फिर वो बस मुस्कुराती रहीं और मुस्कुराती रहीं और मुस्कुराती रहीं। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये जो बार बार मुस्कुराना है, इसका क्या मतलब निकालें? ये शब्द और ये मुस्कान, ये दोनों ही एक तरह का कवच है, एक शील्ड। कवियत्री जानती हैं कि माँ बूढ़ी हैं, कमजोर हैं। अगली मुलाकात होगी या नहीं कौन जानता है। हाँ, अनिश्चितता तो है। बिल्कुल, लेकिन वो अपनी ये चिंता, ये डर, ये उदासी वो माँ पर जाहिर नहीं करना चाहती। शायद उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती। जल्द मिलेंगे अम्मा कहना एक उम्मीद जगाने की कोशिश है, भले ही वो उम्मीद कितनी ही कमजोर क्यों ना लगे। और वो मुस्कान, क्या वो पूरी तरह झूठी है या उसमें कोई उम्मीद भी है? ये 3 बार स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसे सिर्फ झूठा कहना शायद ठीक ना हो। ये बहुत जटिल मुस्कान है। ये दर्द को छिपाने की कोशिश तो है ही, ये दिखाने की कोशिश कि सब ठीक है, चिंता मत करो। लेकिन ये 3 बार स्माइल का इस्तेमाल ये भी दिखाता है कि ये मुस्कान बनाए रखने के लिए उन्हें कितनी कोशिश करनी पड़ रही है। ये सहज नहीं है, ये एक प्रयास है, एक एफर्ट है। हाँ, एक सचेत कोशिश। इसमें विदाई की पीड़ा है, बेबसी है, लेकिन शायद कहीं बहुत गहरे में दोबारा मिलने की एक छोटी सी इच्छा, एक प्रार्थना भी हो सकती है। ये इंसान की वो क्षमता भी दिखाती है कि मुश्किल घड़ी में भी दूसरों के लिए या शायद अपने लिए भी हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करता है। हाँ, ये प्यार और शायद एक तरह के कर्तव्य का मिला जुला रूप भी हो सकता है। बिल्कुल। और वो विदाई की मुस्कान, क्या वो हमेशा सिर्फ दर्द छिपाने का एक मुखौटा होती है, या उस कोशिश में, उस मुस्कान को बनाए रखने के प्रयास में भविष्य के लिए, एक और मुलाकात के लिए उम्मीद की कोई सच्ची किरण भी छुपी रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो, और शायद हर बार अलग हो। ये कविता हमें उस भावनात्मक दुविधा के बहुत करीब ले जाती है। बिल्कुल।